Yes, class, welcome back to you all. This is the eighth session. Today we discuss about the unit business economics. हमने स्टार्ट की थी यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की 10 यूनिट के सिलेबस के बाइफरकेशन या हम कह सकते हैं सिलेबस को हमने समझा था। इस सीरीज के अंदर टोटल 10 क्लासेस हमने शेड्यूल की हैं। 10 क्लासेस में हर एक क्लास में हम एक यूनिट के सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को, टॉपिक को समझते हुए चलते हैं एंड उस यूनिट को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो वो देखते हुए चलते हैं। तो चलिए आज बारी है हमारी नेक्स्ट यूनिट दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड दिस इज द 8th क्लास। ऑलरेडी 7 यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब 7 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा 8th सेशन है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी 8th सेशन की तरफ। देखो जो आपकी यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, दिस इज द 3rd यूनिट, सबको पता होगा। इस यूनिट को ना मैंने मेजरली 3 पार्ट यानी कि 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट डोमेन जो इसमें आता है वो है आपका डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर का। समझना इसे, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स अलग चीज है, इकोनॉमी अलग चीज है। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी की टाइप क्या है, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी आपकी होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम जिसमें हम 3 प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस हमें ये भी पता है जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो आपकी हर टाइप की इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है। अगर मैं इकोनॉमी की टाइप डिवाइड करूं तो इकोनॉमी के अंदर आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाएगी। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम आज के टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस फर्म का। देखो इकोनॉमिक्स के कोई भी अगर हम देखते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेजरली मोटिव हर बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होता है। तो वहां पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम कब प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि हर बिजनेस अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। कोई पेनिट्रेशन प्राइसिंग लेके आता है कि स्टार्टिंग में हम मिनिमम प्राइस रखेंगे, तो प्राइस स्कीमिंग कोई कोई बिजनेस अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में फॉलो करता है कि इनिशियल लेवल पे हम मैक्सिमम प्राइस रखेंगे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फॉर्म आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिमांड का, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं वो अभी बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो एक्चुअली में डिमांड है क्या वो पता होना चाहिए। डिमांड इज नॉट जस्ट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड, टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज की हम डिमांड बोलते हैं तो डिमांड का मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वांट या फिर हम कह सकते हैं डिजायर होनी चाहिए, प्लस दे हैव एबिलिटी टू पे। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों चीज आती है तब हम कहते हैं देन यस एक्चुअली इट इज द डिमांड। क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका निकल कर आता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए, इसकी एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए, कहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, एंड इसका स्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। एजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, स्कोप ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर भी क्वेश्चन बना है। क्लियर है यहां तक।
फिर डिमांड से रिलेटेड आपका टॉपिक आ जाता है इलास्टिसिटी का, बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, स्टार लगा लो इस टॉपिक पे तो बिल्कुल। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की सारी टाइप्स पता होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी आती है, जिसको आप एक तरीके से 5 टाइप आती हैं इसमें, यूनिटरी इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक, ये पांचों टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। इलास्टिसिटी के मेथड्स होते हैं, आर्क प्राइस मेथड है आपका, एक्सपैंड टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस मेथड है आपका, और ये वाला जो मेथड आता है इसको बोलते हैं हम पॉइंट मेथड आता है आपका। तो इलास्टिसिटी की टाइप्स अलग है, इलास्टिसिटी के मेथड्स अलग हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना, कंफ्यूज कर देगा। समझ में आया? देन आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। जब हम इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं तो इलास्टिसिटी के बाद हमें डिमांड का पता चल जाता है, फिर हम आते हैं अपने रेवेन्यू पे कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू का कंसेप्ट पता होना चाहिए, किस कंडीशन पे हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे पहुंचते हैं। इक्विलिब्रियम की अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कंडीशंस कुछ अलग होती है, थोड़ा सा एक बार ये पॉइंट भी मैं बता देती हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, इसमें मेजरली 2 टाइप्स आती हैं, एक आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन एंड अनदर आता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एंड द इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ पे हमेशा आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका हर जगह इक्वल देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन आपकी रियलिस्टिक मार्केट में पॉसिबल नहीं है। रियलिस्टिक मार्केट के अंदर ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली रियल मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ना करके एक्चुअली में आपका प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान में रखना। वैसे ये टॉपिक आगे भी है, डोंट वरी। जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें आपका मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, ये सारे आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। अब मैं जो मेन चीज आपको समझाना चाह रही थी वो ये है, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है इक्विलिब्रियम की। तो वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए हर एक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, मोनोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, ओलिगोपोली के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, ये चीजें आपको समझते हुए जानते हुए चलना है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम कंज्यूमर बिहेवियर पे। देखो, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें आती है आपकी यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होता है एक्चुअली में? यूटिलिटी होता क्या है? यूटिलिटी का मतलब अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो वांट सेटिस्फाइड कैपेसिटी, वांट सेटिस्फाइड कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी आपकी कितनी वांट को, कैसी वांट को सेटिस्फाइड कर सकती है, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी। यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, एक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी का, एक है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का। कार्डिनल यूटिलिटी पे कौन सा लो अप्लाई होगा, उस लो की एजम्पशंस पता होनी चाहिए। ऑर्डिनल यूटिलिटी पे कौन सा लो अप्लाई होगा, उसकी एजम्पशंस पता होनी चाहिए। पीपीसी कर्व के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो लो अप्लाई करता है वो पता होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व की कंडीशंस पता होनी चाहिए।
इंडिफरेंस कर्व, लाइक आप इसमें ये पढ़ते हुए कि इन जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व मीट नहीं कर सकते। दो इंडिफरेंस कर्व आपके सॉरी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे एक आपके कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज आपको सारी पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? इस डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर वाले टॉपिक में आपको क्या क्या कितना कितना पढ़ना है, थोड़ा सा वो समझ में आया? ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, एजम्पशंस, लॉज, एजम्पशंस, एक्सेप्शन, क्या बेसिक समझ में आया थोड़ा सा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आपका टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आता है, दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन निकल कर आते हैं। एक आते हैं आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा आता है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो इसमें आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना होता है। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में आपको पढ़ना होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, साथ में लॉन्ग रन में आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता है, लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन आता है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। शॉर्ट रन के अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे, शॉर्ट रन के अंदर जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब में से एट लिस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, बट इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। क्लियर है यहां तक? जो भी हमारे ये लो हैं, इन लो की एजम्पशंस पता होनी चाहिए आपको कि किस कंडीशन के अंदर ये लो आपके एप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन आपका एजम्पशन से ही बनता है। साथ में अगर आपको इनके डायग्राम भी याद हो जाए, वैसे तो देखो डायग्राम समझने की चीज है तो सबसे बढ़िया है। डायग्राम आपका बनेगा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी, एपी, एमपी, इनका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। इनका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है आपका कॉस्टिंग वाला। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है आपका कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग में आपको एक अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंट कॉस्ट क्या होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट मतलब पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपको यहाँ डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको बेसिक कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं तो कॉस्टिंग में आपको बहुत सारे कर्व की स्टडी करनी होती है। टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा, इनके रिलेशनशिप की आपको स्टडी करनी होती है। इनके रिलेशनशिप की आपको स्टडी करनी होती है। इनकी शेप्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन सभी कर्व की शेप के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जो भी शेप होती है उस शेप का रीजन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी हॉरिजेंटल होती है टू द वाई एक्सिस। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजेंटल होती है टू द एक्स सेकेंड, फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सिस के होते हैं, नॉट द वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल टू द एक्स एक्सिस। इस तरीके से आपका कोई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की शेप बनती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ फिक्स रहेगी ना एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन पे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हॉरिजेंटल टू एक्सेसिस क्यों होती है, आपसे ये पूछ रखा है होता है। इसका अगर हम रीजन देना चाहें तो वी कैन से डज नॉट डिपेंड अपॉन द आउटपुट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिपेंड नहीं करती आउटपुट पे। अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, इफ यू प्रोड्यूस 10 यूनिट, तो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम आएगी। इफ यू प्रोड्यूस द 100 यूनिट, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम आएगी। इफ यू प्रोड्यूस द 1000 यूनिट, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम आएगी। समझ में आया? इस तरीके से आपसे रीजन पूछे जाते हैं। उसी में दूसरा देखो, कई बार आपका क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप होती है वो होती है इनवर्स एस। इनवर्स एस, इनवर्स एस शेप यू कैन से लाइक दिस। इस तरीके से आपकी कुछ शेप होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको ये बोलता है, जब जब एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर, जब जब आप एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाओगे, तो इनिशियल लेवल से इन वेरिएबल फैक्टर से मिलने वाला जो आउटपुट है, इनिशियल लेवल से इस वेरिएबल फैक्टर से जो मिलने वाला आउटपुट है वो इंक्रीज होगा इनिशियल लेवल पे, बीच में आके वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड लास्ट में फिर वो आपका डिक्लाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि इनिशियल लेवल पे हमारी कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी, इनिशियल लेवल पे सॉरी हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज होगा जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करूंगा। धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से ये एल शेप, एस इनवर्स एस शेप इसकी बनती है। ये वाला कंसेप्ट है सारा का सारा जो आपको पता होना चाहिए। देख लो इसमें, अरे देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर सारे कॉस्ट कर्व के बारे में पता होना चाहिए, लॉन्ग रन के अंदर सारे, टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट इन लॉन्ग रन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग रन वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, सारी कॉस्ट और उसके कर्व की स्टडी आपको करनी है और इनके रिलेशनशिप, लाइक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है, एवरेज कॉस्ट सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? क्या सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया? क्या थर्ड डोमेन की तरफ चले? ये है आपका मेजरली थर्ड डोमेन जो आता है आपके मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग का। मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट फॉर्म्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोपोली के अंदर और मोनोपोलिस्टिक के अंदर इसमें आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारा आपको पढ़ते हुए चलना है। अलग अलग प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी में कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, कौन सी स्ट्रेटेजी किस जगह पे सुटेबल होगी, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया? कौन से टाइप की मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप की इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। अगर हम बात करते हैं लाइक परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटिव होती है, बिकॉज प्राइस चेंज नहीं होता। वहीं पे जब मैं बात करूंगी मोनोपोली की, तो मोनोपोली के अंदर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, बिकॉज किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होता, यू आर ओनली द सिंगल सेलर। इलास्टिसिटी यहाँ आपकी
मोर देन वन होती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर इलास्टिसिटी आपकी लेस देन वन होती है। ओलिगोपॉली में आप किंक्ड डिमांड कब बढ़ते हो? इलास्टिसिटी के लिए आप किंक डिमांड कब पढ़ते हो? ओलिगोपॉली के और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं आपके, लाइक आप इसमें कॉर्नेट मॉडल पढ़ते हो, ब्रिटलैंड मॉडल पढ़ते हो, एडवर्थ मॉडल पढ़ते हो, चैम्बरलिन मॉडल पढ़ते हो, स्टैकबर्ग मॉडल पढ़ते हो। तो ओलिगोपॉली के सारे मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। मोनोपॉली पावर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनोपॉली पावर के अंदर आपका लर्नर इंडेक्स पावर आ जाती है। अगर मैं बात करूं मोनोपॉली पावर की, तो मोनोपॉली पावर के अंदर आपकी लर्नर इंडेक्स पावर आ जाती है। लर्नर इंडेक्स पावर के अंदर हम क्या देखते हैं कि हायर द प्राइस कंपेयर टू द मार्जिनल कॉस्ट, की कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है उसके कंपेयर में प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है। जब तक आपकी कॉस्ट और प्राइस यहाँ पे बराबर नहीं आ जाता तब तक हम प्राइस को हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे। इसकी रेंज आती है लर्नर की, लर्नर इंडेक्स मोनोपोली पावर की 0 to 1000, 0 to 1000, सॉरी 0 to 1 होती है, 0 to 1000 तो उसमें होती है क्या वो हरफिंडर इंडेक्स में, यहाँ पे 0 to 1 होती है। जीरो का मतलब क्या? जीरो का मतलब आपकी कॉम्पिटेटिव मार्केट है, 1 का मतलब आपकी मोनोपोली मार्केट है। लर्नर इंडेक्स के बाद आपका दूसरा आता है हरफिंडर इंडेक्स। फिर इसमें आता है आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, कंसंट्रेशन रेशियो। ये सारी ही आपकी मोनोपोली पावर होती हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? प्लस साथ में आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आती है, बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती हैं। कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम अपने मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, कुछ नई नई हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। प्राइस लाइनिंग आता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आता है, प्राइस स्कीमिंग आता है, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग आता है, डिफरेंशियल प्राइसिंग आता है, प्रीमियम प्राइसिंग आता है, पीक लॉट प्राइसिंग आता है। हर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की एप्लीकेशन के साथ आपको चीजें पता होनी चाहिए। पीक लॉट प्राइसिंग कहाँ यूज होगा? पीक लॉट प्राइसिंग वहां पे यूज होता है जहां पे आपकी जो डिमांड है वो कई बार हाई और कई बार लो होती है। तो जब प्राइस आप डिमांड हाई होती है तो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं ताकि हमारी एक बैलेंस मेंटेन रह सके। साथ में इस यूनिट के लिए अगर मैं आपको कुछ दो चार टॉपिक और बताऊं जो सिलेबस से हटके हैं, उसमें आप ले सकते हो कुछ बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंट्रीब्यूटर्स, इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंट्रीब्यूटर से रिलेशंस आपके, इकोनॉमिक्स एंड कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फर्म बिहेवियर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, बिहेवियर थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं आपके। साथ में इसमें जो आपके क्वेश्चन आता है ज्यादातर एप्लीकेशन बेस आते हैं। बिजनेस यूनिट एक ऐसी, सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और आपको यूं लगता है आपको 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे एंड स्कोर ले लोगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों के लिए हो जाने वाला है। रीजन वही है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सॉल्ट एक प्रोडक्ट है, सोल्ट के प्रोडक्ट के अंदर इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी। सोल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है
जिसकी डिमांड से प्राइस का कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, ना ही कुछ इनकम का पड़ता है, बिकॉज असेंशियल प्रोडक्ट आप ले कह सकते हो। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं नमक ज्यादा खाना शुरू करूंगा, नॉट पॉसिबल। वहीं पे ऐसा भी नहीं होता कि मेरी इनकम कम होगी तो मैं नमक कम खाना शुरू करूंगा, या नमक सस्ता हो गया तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लग्जरी गुड्स के अंदर किस टाइप की इनकम इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलती है? लग्जरी गुड्स में किस टाइप की इनकम इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, हाई इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, इन इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस आप जब कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इस यूनिट के लिए देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को मैं हाईली वेटेज दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समझ में आया? प्लस जो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर एंड बुक्स की, इकोनॉमिक्स एंड इसके कंट्रीब्यूटर्स की, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप प्रीवियस ईयर से करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रीवियस ईयर से करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज इतने सारे इकोनॉमिक्स हैं, उसकी इतनी सारी डेफिनेशन है, इतनी सारी बुक्स हैं कि अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने लगोगे तो एक भी यूनिट आपकी पेपर ही आ जाएगा बेटा, पूरी नहीं होएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से याद करते हुए चलना, बिकॉज रिमेम्बरिंग वाली ये चीज है। कौन सी बुक कौन से ऑथर ने दी थी, कौन से ईयर में दी थी, सीक्वेंस वाइज भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मेजरली इस यूनिट में मुझे आपको यही बताना था, बट स्टिल इफ एनी कैंडिडेट हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज कमेंट मी और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मी। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।